हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा, आज हम मिले हैं हमारे केमिस्ट्री के अगले चैप्टर के डिस्कशन पे, है ना। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन रखा था लास्ट टाइम। आई होप आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगला चैप्टर प्रिपेयर करके आइएगा अच्छे से। हम लोग फिर से उसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सवाल करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में कितना दम है। तो बेटा, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीयूईटी के पीवाईक्यूज प्लस जो प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के सवाल। हम कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पे लगाने वाले हैं। तरीका वही रहेगा, स्क्रीन पे सवाल आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ, पानी की बोतल रख लो एंड लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करें क्या। तो भाई आज हम करने क्या वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड अगर कोई हमसे बोलेगा तो हमारे पास तो सीधा सा इलाज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। ठीक है साहब, चलिए अगर प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से सवाल से। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का जो सीयूईटी में आया हुआ भी है, क्या सवाल है। अगर अगर इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज सिंस इट इज। अच्छा, तो यार अगर अगर यूज होता है सॉल्ट ब्रिज में, ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, याद आ रहा है क्या सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। मैं रिकॉल करवाता हूं बेटा। सॉल्ट ब्रिज ना आपकी एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है। जिसके अंदर आप दो चीजें भर के रखते हो। एक आप भरते हो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक आप भरते हो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और इसके साथ में आप भरते हो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें आप दो चीजें भर के रखते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और इसके साथ आप भरते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जैसे कि KCl, जैसे कि KNO3। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा जेलेटिन लाइक सब्सटेंस, हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं और हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अगर अगर। अभी अगर अगर आपको करके क्या देता है, तो बेसिकली बेटा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है आपके सेल में न्यूट्रलिटी लाना, इंटरनल सर्किट को पूरा करना, जो एक्यूमुलेशन होता है ना एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज का, उसको खत्म करना। क्लियर है। अगर ये इसका मकसद है एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को खत्म करना, तो उसके लिए ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नाम इनर्ट है इसीलिए कि इसका जो कैटायन और एनायन है वो जहां पे भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने इसका एनायन चला जाएगा, जहां एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने इसका कैटायन चला जाएगा और दोनों साइड सर्किट में चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट फिर क्यों डाला है सर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से काम हो जाता। तो बेटा आप ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा आयंस चले जाएं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक थिक पेस्ट बना के रखता है, गाढ़ा गाढ़ा रखता है वहां पे सोल्यूशन को, ताकि ना बाहर से आयंस उसमें चढ़ पाए ना इसके आयंस ज्यादा निकल पाए। विस्कस रखता है मीडियम को, थिकनेस रखता है मीडियम में, तो वो अगर अगर ही कर पाता है या कोई भी जेल लाइक सब्सटेंस। और अगर अगर को आप क्या कहते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सही है। सॉल्ट ब्रिज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, और वो इन चीजों से मिलकर बनता है। और ये ग्लास की ट्यूब होती है, दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। सही है साहब, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा सवाल लग रहा है, देखें जरा ध्यान से, समझे जरा ध्यान से। When the following half reactions are combined, the cell reaction that occurs is। अब बेटा इस तरीके के सवाल ना आपको करने आने चाहिए बड़े अच्छे से। ठीक है, थोड़ी सी सवाल में एडिटिंग है वो करवा देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये E पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और इसको E0 मान लो, क्योंकि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड होता है। सवाल ने कहा ये दो हाफ सेल रिएक्शंस हो रही हैं, बताओ सेल पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी फाइनल। समझे मेरी बात। मैंने बोला कि सवाल आपको ये कह रहा है ये दो हाफ सेल रिएक्शंस अगर हो रही हैं एक्चुअल में, तो सेल पर फाइनल रिएक्शन क्या होगी। सर सेल पर फाइनल रिएक्शन मतलब बेटा तुम्हें अच्छे से पता है, सेल जो है वो कैथोड और एनोड की रिएक्शंस को मिला के बनता है एक फाइनल रिएक्शन। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, और फिर नेट रिएक्शन होके फाइनल रिएक्शन कौन सी होगी। कैसे सोचते हैं ऐसे सवालों को, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पहला पॉइंट, जो भी आपका फाइनल सेल होगा, जो भी आपका फाइनल सेल बनेगा जो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसमें जो E0 सेल की वैल्यू है,
ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये मस्ट है, अगर ये होगा तभी वो सेल सही बनेगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, पहली बात ये समझ आ गया। अगर ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेनियल सेल में जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो हम बोलते हैं ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है साहब, ये भी होता है, पर अब ये तो डिसीजन लें कि एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको दो रिएक्शन की रिडक्शन की रिएक्शन दी है, ध्यान से देखो। I2 या जीरो है, जीरो से -1 जा रहा है। सर जीरो कैसे बोले आप? बेटा जो चीज न्यूट्रल स्टेट में होती है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप जीरो मानते हो, यहां भी ब्रोमीन पे जीरो मानोगे, तो जीरो से -1, जीरो से -1 रिडक्शन का डेटा है। मतलब ये दोनों तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, बोलो हाँ या ना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। अगर ये एसआरपीस दिए हुए हैं तो बेटा एक बड़ा अच्छा रूल होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या हम बोलेंगे अगर दो चीजों में कंपेयर करने हैं, दोनों के एसआरपी दिए हैं, तुम्हें डिसाइड करना है कौन रिडक्शन करेगा कौन ऑक्सीडेशन करेगा, तो आप ऐसा सुनिएगा, हायर द एसआरपी, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहता है, और अगर वो रिड्यूस होना चाहता है दैट मीन्स वो रिएक्शन कहां पे होगी? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमको पता है। एनोड कहां पे, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है भाई? रिडक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आओ एसआरपी चेक कर लेते हैं। अगर एसआरपी चेक करें तो ये प्लस का 0.54 है, ये प्लस का 1.09 है ना? ये प्लस का 0.54 है, प्लस का 1.09 है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब Br2 से Br- जाना मेरे लिए ज्यादा फायदे की बात है I2 से I- जाने से। सही है, तो ये रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, यानी कि Br2 से आप Br- जाओगे। अब सेल की रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो ये तो रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, तो दूसरी वाली रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए। अगर दूसरी वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन होनी चाहिए तो वो कैसी होगी? I- से I2, ना कि I2 से I-। समझे? कैसी होनी चाहिए? I- से I2। समझ गए ना? तो अब देखो ध्यान से, हमने बोला कि आपको यह समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया कि आपकी कैथोड पर रिएक्शन कौन सी होगी? कैथोड पर रिएक्शन होगी Br2 से Br-। कैथोड पर रिएक्शन होगी Br2 से Br-। तो ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके Br- में कन्वर्ट हो गया, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसने क्या किया? ये बेटा जो 2I- है ये आपका I2 में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। सही है, अगर ऐसा है तो दोनों का ई नॉट भी देख लो। ब्रोमीन वाले का ई नॉट है प्लस का 1.09, इस वाली रिएक्शन के लिए ई नॉट है प्लस का 1.09। दूसरे कलर से लिख देते हैं, आपको दिखेगा नहीं यहां पे। हमने बोला इस रिएक्शन का ई नॉट है 1.09 वोल्ट, और जो नीचे वाली रिएक्शन है इसका जो ई नॉट है I- से I2 वाली रिएक्शन का, अगर इसका देखें तो बेटा देखो I2 से I- का प्लस 0.54 है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूंगा ना 2I- से I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो उसका ई नॉट भी क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर लेगा। ई नॉट भी क्या कर लेगा? उसका साइन चेंज। अगर ई नॉट का साइन हो गया चेंज तो बेटा इस रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा? माइनस का 0.54 वोल्ट। इस रिएक्शन का ई नॉट क्या हो जाएगा? माइनस का 0.54 वोल्ट। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, अगर आप नेट जोड़ देते हो दोनों रिएक्शन को,
अगर आप दोनों रिएक्शंस को जोड़ देते हो तो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन से इधर के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हमारे पास सेल रिएक्शन हो गई Br2 प्लस 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2Br माइनस। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। और ये रूल होता है कि फाइनल सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो गड़बड़ है, ठीक है, फिर वो फाइनल सेल रिएक्शन नहीं है। चलो जी, अगर ये रिएक्शन आ गई तो ये तो बन गई, पर इसमें अब चेक कैसे करें कि ये सही बनी है कि नहीं। वैसे तो हमने तरीका पूरा सही फॉलो करा है, जो होता है वही फॉलो करा है, पर स्टिल अगर आपको एक चेक पॉइंट लिखना हो कि आपने सही करा भी है कि नहीं, तो इस सेल का ई नॉट निकाल लो। अगर ई नॉट पॉजिटिव आ जाएगा तो सही करा है, नेगेटिव आ जाएगा तो गलत करा है। तो आओ भैया ई नॉट चेक कर लेते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस रिडक्शन एट कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा I माइनस से I2 का और रिडक्शन हो जाएगा Br2 से Br माइनस का। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन I माइनस से I2 वैल्यू कितनी है? -0.54 प्लस Br2 से Br माइनस वैल्यू कितनी है? 1.09। बेटा ध्यान से देखो, वैल्यू आ रही है 1.09 माइनस 0.54 वोल्ट। कुछ भी वैल्यू है, ये तो समझ आ रहा है कि आंसर आएगा तो पॉजिटिव। अगर आंसर आएगा तो पॉजिटिव, अगर आंसर यहां पॉजिटिव आने वाला है तो तुमको क्या समझ में आया? तुम्हें यह समझ में आया इससे कि अगर मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया है, अगर मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया है, इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि ये वाली रिएक्शन मेरी होके रहेगी। अगर ये वाली रिएक्शन होके रहेगी तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है। आपको Br2 प्लस I माइनस से I2 प्लस Br माइनस बनाना है, राइट? Br2 प्लस I माइनस से I2 प्लस Br माइनस। चलो भाई देख ले, Br2 प्लस I माइनस से I2 प्लस Br माइनस आ गया। सिंपल है, ओवर। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया बात है, हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये और अच्छा सवाल है, ये और अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन आर दिस एंड दिस। आपको बताना है ई नॉट का वैल्यू Cu2 प्लस से Cu का। सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको बोल रहा है Cu2 प्लस, एक हैबिट डालना, हमें फिजिकल स्टेट लिख देनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे नर्स्ट इक्वेशन में, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, ये भी Cu प्लस एक्वस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यस, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाया और Cu प्लस बनाया, और इस रिएक्शन के लिए ई नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है। Cu2 प्लस से Cu प्लस जानना है, ई नॉट का वैल्यू है 0.15 वोल्ट। सही है? अच्छा, Cu प्लस से Cu जानना है, और इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट है, इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट है वो होगा प्लस का 0.5 वोल्ट। ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको Cu2 प्लस से Cu जाना है। आपको चाहिए क्या वो भी लिख लो साइड में खोपचे में, ताकि आइडिया रहे कि बनाना क्या है। आपको Cu2 प्लस से Cu जाना है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को खिला के ये बनाना है। अब दिमाग लगाओ, जो चाहिए वो इन दोनों से कैसे बन सकता है, क्योंकि गिवन तो ये दोनों ही हैं। अगर ये दोनों गिवन है तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? हाँ भाई, बन तो सकता है। Cu प्लस से Cu प्लस कैंसिल हो गया, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन जाएगा? Cu। सही है, ये रिएक्शन मुझे चाहिए, इसका ई नॉट मुझे चाहिए। पर अब एक दिक्कत हो गई है। बच्चा क्या कहता है? ठीक है सर, फाइनल रिएक्शन बन गई, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जोड़ देते हैं। बट यार ये तो दोनों ही रिडक्शन है, अगर तुम देखो +2 से +1, +1 से 0, और उनको जोड़ के एक रिएक्शन बनी है, तो ये फाइनल रिएक्शन तो ऐसे भी नहीं है। और एक और आइडिया है, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो होते भी नहीं है, यहां तो इलेक्ट्रॉन है तो वैसे भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जब दो हाफ रिएक्शन को जोड़ के एक और हाफ रिएक्शन ही बन जाए, या फाइनल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो बेटा यहां पे आपको यूज करना होता है डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट। आपको क्या यूज करना होता है ऐसे केस में? डेल्टा जी नॉट का कॉन्सेप्ट। और आपको पता होगा डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? -NF ई नॉट के बराबर। जहां पे n होता है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ई नॉट उस हाफ रिएक्शन का ई नॉट, F फराडे होता है 96500 कूलम,
डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली एडिटिव इन नेचर है। तो मैं ये बोलूं 1 + 2 को मिला के थर्ड इक्वेशन बन रही है ना। अगर पहली इक्वेशन को आप 1 मानो, अगर इस इक्वेशन को आप 2 मानो, तो इन्हें मिला के ये इक्वेशन बन रही है। बोलो हाँ या ना, बन रही है ना। अगर इन दोनों को मिला के ये बन रही है तो मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बन रही है। तो बेसिकली आई कैन से कि डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकंड इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड इक्वेशन। डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट अगर करना है तो एन की वैल्यू 1 है, एफ एज इट इज रखो, ई नॉट की वैल्यू है 0.15, तो मैं बोलूंगा -1 एफ 0.15 प्लस सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर करना है -1 एफ 0.5। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 एफ 0.5 इज इक्वल टू थर्ड रिएक्शन के लिए -2 एफ ई नॉट आपको निकालना है Cu+2 से कॉपर का, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं -2 एफ ई नॉट Cu2+ से Cu। बोलो हाँ या ना, सही है। अगर ऐसा है तो देखना F और F तो कैंसिल हो गया, सही बात है। ठीक है, ये हो गया -0.15, ये हो गया -0.5, ये हो गया -2 ई नॉट Cu2+ से Cu, सही है। अच्छा जी, अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने यहां पे लिखा इसको जोड़ के तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 0.2। बेटा ये गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसको लिख देते हैं 0.2, नहीं 0.65, 0.05 थोड़ी है, फिर कहते हो एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गई है, तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। या -0.65 इज इक्वल टू -2 ई नॉट Cu2+ से Cu, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर माइनस से माइनस कैंसिल तो ई नॉट क्या आ गया जो अपने को चाहिए? वो वैल्यू आ गया 0.65/2, मतलब लगभग 0.325 वोल्ट, लगभग 0.325 वोल्ट। अगर 0.325 वोल्ट आ गया तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है बेटा, चलिए भाई, तो आपने डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। अब हम बात करते हैं डेनियल सेल के आगे कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन की। तो बेटा कंडक्टिविटी आपको समझ आना चाहिए, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये बेटा हमेशा नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। कैसे? सुनना ध्यान से, अगर आपके पास एक बीकर है, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपके पास एक कलर के आयंस हैं, ये आयंस हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, बेसिकली डाइल्यूशन कर दिया। बेसिकली आपने क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया। अगर आपने डाइल्यूशन कर दिया, पानी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि भैया तुमने तो पानी की मात्रा बढ़ाई है ना, तुम्हारे पास आयंस तो उतने के उतने ही हैं। अगर पानी की मात्रा बढ़ाई है, आयंस उतने के उतने ही हैं, तो अब उन आयंस को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई है। तो पहले जो आयन इतनी सी जगह में कंजेस्टेड थे, अब उन्हें घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई है, तो वो ज्यादा घूमेंगे, अब वो ज्यादा घूमेंगे। देखो तो, लमसम आइडिया अगर मैं दूं तो अब वो ज्यादा घूमेंगे। अगर तुमने और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया तो और ज्यादा जगह पे घूमेंगे। मतलब मैं ये बोल दूं क्या, अगर मैंने वॉल्यूम और बढ़ा दिया तो बीकर का वॉल्यूम सपोज करो और ज्यादा बढ़ गया, तो आयंस और दूर दूर हो जाएंगे। सही है, पहले इतने पास थे, फिर थोड़ा दूर हुए और दूर हो गए, और दूर जैसे जैसे हो गए, कैन आई से दैट कि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयन थे वो कम होते चले गए। पर यूनिट वॉल्यूम पहले अगर 3 थे तो अब 2 ही रह गए और अब 1 ही रह गया। ठीक है, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, तो रफ डायग्राम था, ऐसे इमेजिन करो। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन घटती जाती है, हम बोलते हैं कंडक्टिविटी भी कम होती जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी जितने ज्यादा आयंस होंगे उनसे होगी, ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो कम होते जा रहे हैं।
तो हम बोलेंगे जितने नंबर ऑफ आयंस कम होंगे कंडक्टिविटी भी कम होगी, जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। सही है, समझ आई ये बात? अच्छा पॉइंट था। और अगर कोई तुम्हें डाइल्यूशन से गए तो तुम बोलोगे जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतनी कंडक्टिविटी घटेगी, जितना डाइल्यूशन होगा उतनी कंडक्टिविटी घटेगी। तो कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सवाल ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है साहब, समझ आई बात? ओके जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था ये। द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल, ये बेटा याद रखने का फॉर्मूला है, ये नीट में भी पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा क्या पता सीयूईटी में दोबारा आ जाए, तो अपने को पता होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला होता है डेल जी बाई डेल एच इंटू 100, अगर परसेंटेज में बतानी है। अगर वैसे बतानी है तो डेल जी बाई डेल एच से काम चलता है, और डेल जी बाई डेल एच से काम चलता है तो थर्ड आंसर आ गया। सही है, ये याद रखना होता है आपको रिजल्ट। ठीक है जी, अब आते हैं हम आखिरी टॉपिक पे, कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक। अब ये सीयूईटी में आया, पर ये तुम्हारी 12वीं की नॉलेज का सवाल नहीं है, ये तो तुमको 9वीं 10वीं से आता है। ये तो तुमको 9वीं 10वीं से आता है कि भैया इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, है ना? नहीं आता था तो कोई नहीं, अब आ जाएगा कि अगर हमने एक आयरन की कोटिंग कर दी कोरोजन बचाने के लिए, रस्टिंग बचाने के लिए, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। Which of the following catalyzes the rusting of iron? तो बेटा रस्टिंग की इक्वेशन जरूर चेक करना, आपकी एनसीईआरटी में है, और एसिड कैटलिस्ट होता है वहां पे, एसिड कैटलाइज होता है। ठीक है जी, और अगर कोई तुमसे रस्ट का फॉर्मूला ही पूछ ले तो ये आ गया। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रस्ट का फॉर्मूला होता है बेसिक Fe2O3.XH2O। क्या होता है? Fe2O3.XH2O। तो बेटा ये मैंने ना बेसिक सीयूईटी के PYQs लिए, पर इसमें और भी प्रोफाइल हो सकती हैं, आपको सब रेडी रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी प्लस एटलीस्ट नीट में जो सवाल आए ना उतने ट्राई कर लो। नीट में जो सवाल आए, जेई तक जाने की जरूरत नहीं है, नीट में जो सवाल आए उतने ट्राई करके रखो ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वैसे तो उससे आसान ही आएंगे सवाल, एनसीईआरटी लेवल ही आएंगे। तो एनसीईआरटी तो तुमने बोर्ड के लिए भी अच्छी से करी होगी, तो एनसीईआरटी प्लस नीट तक के सवाल कर लो, अपना काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसके साथ में, और सवाल बहुत इजी आता है, अपने से बन ही जाएगा, कोई मजे दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे ही आते हैं, दैट्स इट। तो इसके साथ में हमारा ये वाला जो सेशन था, छोटा सा सेशन था, ठीक है, ये हमने रैप अप किया। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है तो बताओ। हाँ जी, तो बेटा बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हम सफल बैच से सिलेक्ट हो जाएंगे क्या? तो बेटा मेरी एक बात सुनो, देखो सिलेक्शन के लिए टीचर का योगदान कुछ प्रतिशत का होता है, बची हुई सारी चीजें बच्चे को खुद करनी होती है। मैं तुम्हें गाइडिंग स्टेप दे सकता हूं, मैं तुम्हें चीजें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा सकता हूं। अब ये चैप्टर अगर मैं पूरा पढ़ाता तो फिर यार फिर वही वाली बात होती कि सर हमारा कोर्स कब खत्म होगा। तो मैंने सोचा बोर्ड के पेपर चल रहे हैं बच्चों के, बच्चों ने चैप्टर रेडी करा हुआ है, क्यों ना हम उसकी प्रैक्टिस करें। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो चैप्टर तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं था वो मैं पक्का या ढंग से पढ़ाऊंगा प्रॉपर, जैसे मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। ठीक है जी, ओके। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि जो मैं बोलता हूं कि यार अगले सेशन में ये करेंगे, उससे पहले उस चैप्टर को प्रिपेयर करके आया करो। इतना प्रिपेयर कि उसकी सारी थ्योरी, उसके एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे हुए हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इतना करके आते हैं फिर जब हम सेशन में आएंगे तो बेटा आपको खुद को पता है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। मुझे नहीं पता सॉल्यूशन चैप्टर कितने बच्चों ने पढ़ के किया था, बट जो बच्चे पढ़ के आए थे उन्हें एक्चुअली एक फर्क लगा होगा वहां पे, उन्हें क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आया होगा। क्योंकि पता है जब आप खुद मेहनत करके आते हो और उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है ना, तो बेटा वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। और वैसा सेटिस्फैक्शन ही चाहिए, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एग्जाम निकालने में। ठीक है, और बेटा सीयूईटी एनसीईआरटी सेंट्रिक एग्जाम है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का तरीका सीख लिया, दैट्स इट, फिर तो केक वॉक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए और ऑब्जेक्टिव सवाल करने की प्रैक्टिस कर ली, आपका काम बन गया।
ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो बेटा सेशन अच्छे से करो, है ना, सेशन के सवाल अच्छे से करो। इसके अलावा आपके पास बुकलेट है एक पीडब्ल्यू स्टोर पे, आप उसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्राई कर सकते हो। आप नीट के एटलीस्ट पुराने सवाल लगा लो, ठीक है। नीट के सवाल लगाओगे तो नीट का पेपर भी एनसीईआरटी सेंट्रिक ही होता है, 10% 20% लेवल थोड़ा अच्छा होता होगा, तो उतने कर लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ मैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मुझसे सवाल बन रहे हैं। ठीक बात है, समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फंडे एनसीईआरटी से चकाचक पढ़ने हैं, सारे सवाल ट्राई करने हैं। अगर तुमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर लिए हैं ना, तो दैट मीन्स तुम्हारी चैप्टर पे काफी कमांड आ गई है, समझ रहे हो बात। अगर बैक एक्सरसाइज अपने आप कर ली है तो चैप्टर पे कमांड आ गई है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो बेटा अगले लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, चर्चा करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। अब व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, मैं खुद बता रहा हूं पहले से ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बेटा वो एकमात्र चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का जहां ग्राफ के अंदर वेरिएशंस बहुत पूछे जाते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों को ग्राफ समझने में दिक्कत आती है। अगर बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ग्राफ नहीं समझ आता समझा दो, तो मैं ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, बट स्टिल पढ़ के जरूर आना कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्राफ्स, यूनिट्स, जब आप बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बेटा यहां पे यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल है। अगर यूनिट्स में खराबी है तो बहुत बार सवाल गलत हो जाता है, बहुत बार सवाल गलत हो जाता है। इनफैक्ट यहां पे भी सवाल गलत हो जाता है कि आप मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या लगाएंगे। बच्चे को आदत होती है मोल्स निकालने की, तो बच्चा मॉलिक्यूलर मास की यूनिट एग्जाम में टिक करके आ जाता है ग्राम पर मोल, बल्कि वो मोलर मास की यूनिट होती है, वो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट नहीं है। समझो ये बात आप ध्यान से, समझ पा रहे हो, वो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है, मतलब मोलर मास की यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट इज एएमयू, और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो क्लास 11th का टॉपिक है, हमको तो आता नहीं है। तो बेटा ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, ये नहीं आता तो उतना रिवाइज आपको करके रखना है, ठीक बात है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ अच्छे से पढ़ के आने हैं, सारा ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, हर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से बनने वाले न्यूमेरिकल, और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वहां पे सिर्फ सवाल करने से काम नहीं चलता है कि आर्रीनियस इक्वेशन लगा दी सवाल कर लिए, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या एक्टिवेट कर रही है वो, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारे टर्म्स अपने को पता होने चाहिए, तब जाके बात बनती है। क्लियर है, कर लेंगे। चलो तो इस चैप्टर को बढ़िया पढ़ के आना, हम अगले सेशन में जब मिलेंगे थोड़े ज्यादा सवाल लेके आऊंगा, ठीक है। आज थोड़े कम सवाल लग रहे होंगे मे बी आपको, जल्दी सेशन रैप अप हो गया, ज्यादा सवाल लेके आऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ अच्छे से पढ़ के आना, और मुझे प्लीज बताना, डू लेट मी नो कि ग्राफ में कितने बच्चों को दिक्कत है, सही है। अगर दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक हमने सारा डिस्कशन किया, इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।